हैं क्या कह रहे हो? कितने लोग? अच्छा ऐसे ना, हाँ तो इसका मतलब ठीक है, चलो अच्छा है। आप सुनिए, बातें न करो भैया तुम लोग। क्लास में आने के बाद तुम लोग जो रजिस्टर और पेन और बॉटल में आने क्या क्या इधर उधर ट्रांसफर करते रहते हो, अच्छी बात नहीं है वो। लिखो केमिकल इक्विलिब्रियम, आज के चैप्टर है गैसियस स्टेट जो हुआ है आपका। यूडियोमेट्री पे क्वेश्चन हमने दिए थे, कुछ किए थे? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यूडियोमेट्री में जो पेज नंबर 2 पे हैं। और उसमें क्या है कि आप लोगों ने एक बढ़िया चीज उसमें देखी होगी, मल्टी करेक्ट में लिमिटिंग रिएजेंट यूज हुआ है कि लिमिटिंग रिएजेंट कभी इसकी, समझ रहे हो भैया? हाँ तो हो गया होगा तो अच्छा है, लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे करके आपने किए होंगे। चलिए हम बताते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। कोई केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं, सपोज करिए, सपोज करो कोई केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है ए से बी, तो इस केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको बताना चाहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो उसको जानने के पहले हम तीन चीजें बताते हैं। एक होता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, रुकिए अभी सब कुछ धीरे धीरे बताते हैं। तीन चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, एक है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, फिर एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक्स, और एक चैप्टर आपको हम बताएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ये तीनों चैप्टर लिंक होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कोई बोले ये है क्या केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स और ये केमिकल इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनेमिक्स? तो लिखो सबसे पहले केमिकल थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट, chemical thermodynamics tells about the feasibility of reaction. Chemical thermodynamics tells about the feasibility of reaction. Feasibility. Chemical thermodynamics tells about the feasibility of reaction. Feasibility of reaction. FEA, feasible होना। ये कौन बोल रहा है भैया? हम क्लास से बाहर निकल जाओ, तो डिस्टर्ब नहीं करो, हटा देंगे हम क्लास से। डिस्टर्ब नहीं करो, घर पे बैठ के जो ड्रामा कर रहे हो तुम लोग। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट द फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फीजिबिलिटी का मतलब जानते हो? वेदर रिएक्शन हैपन और नॉट। जैसे हमने लिखा ए से बी, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये कौन बताएगा? ये आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। देखो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले कोई रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने लिख दिया, आपसे पूछे बताओ होगी कि नहीं होगी, तो कौन बताएगा? ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन और अकरेंस ऑफ रिएक्शन, वेदर इट टेक्स प्लेस और नॉट, वेदर इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और नॉट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो बताता है थर्मोडायनेमिक्स। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम आपको बता दें, कहीं लिखा हुआ है कि भाई सपोज करो H2 प्लस O2 मिलकर वाटर बन जाता है। बताओ इस रूम में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन, इस रूम में हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, बताओ वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा? तुम सबको लग रहा होगा नहीं बनेगा, लेकिन एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि H2 प्लस O2 मिलकर वाटर बनाता है, लेकिन बहुत स्लो रेट से बनाता है, बहुत स्लो रेट से। डायमंड जानते हो? कोई बोले डायमंड क्या कभी ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है या ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होता है? फिर वही गलती तुम लोगों ने, डायमंड फॉरएवर होता ही नहीं है। अल्टीमेटली अर्थ पे जितना या पूरे यूनिवर्स में जितना भी डायमंड है वो अल्टीमेटली ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थर्मोडायनेमिक्स बताता है और एक्चुअली में यही होता है। अगर 1 kg डायमंड है आपके पास, उसकी हाफ लाइफ होती है 6750 ईयर्स, 6700 समथिंग ईयर्स। तो 1 kg डायमंड है, उतने टाइम के बाद वो हाफ kg बचेगा। तो बहुत स्लो प्रोसेस है, इतने दिन वेट कौन करेगा? मतलब ये भी तो है ना। तो मतलब ये बताया जाता है कि डायमंड इज नॉट फॉर, मतलब वही फॉरएवर के लिए नहीं है वो, बस ये है हम लोग जब तक लाइव हैं 100 साल 80 साल 90 साल जो भी है, तो बोलते हैं अब तक डायमंड इज फॉरएवर, ऐसे ही बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, भले वो बहुत स्लोली होता है। जैसे इस रूम में H2 प्लस O2 है, ये वाटर बना रहा है, आप एक काम करो इस रूम को बंद कर दो चारों तरफ से, एकदम क्लोज कर दो हर तरफ से। 40-50 साल बाद जब बुढ़े हो जाओगे लौट के आके देखना है, यहाँ पे मॉइस्चर मिलेगा आपको। मतलब H2O2 रिएक्ट करता है, बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। तो वही हम बोल रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपको बताएगा। समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, रुक जाओ पहले, केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय व्हिच इट टेक्स प्लेस।
स्पीड मतलब किस स्पीड से होगी। और सुनो, केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है किस एक्सटेंट में होगी, कितनी होगी, आधी होगी, पूरी होगी। समझ में आ रहा है भैया? तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लिख चुके हो आप लोग। लिखिए, केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अबाउट, chemical kinetics tells about the speed of reaction by which it takes place or it occurs. Chemical kinetics tells about the speed of reaction. Chemical kinetics tells about the speed of reaction by which it takes place or it occurs. है ना भैया? Chemical kinetics tells about the speed of reaction by which it takes place or it occurs. किस स्पीड से होगी वो? जैसे अभी हमने आपको बताया था H2 प्लस O2 मिलकर वाटर बनाता है, लेकिन बहुत स्लोली बनाता है। डायमंड का कन्वर्जन ग्रेफाइट में होता है, लेकिन बहुत स्लोली होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन रिएक्शन होती है, वो थर्मोडायनेमिक्स ने बता दिया था। सर्टेन कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं, वो बता दिए जाएंगे। उससे हम लोग जज कर लेंगे रिएक्शन होगी या नहीं होगी। कितनी होगी वो आपको केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। फिर किस एक्सटेंट में होगी, कितनी, मतलब 1 मोल है तो कितने मोल कन्वर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली, वो बताता है केमिकल इक्विलिब्रियम। लिखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम टेल्स अबाउट द एक्सटेंट, EXTENT, chemical equilibrium tells about the extent of reaction, extent. Chemical equilibrium tells about the extent of reaction to which it proceeds or it occurs. Chemical equilibrium tells about the extent of reaction to which it proceeds or it occurs. Chemical equilibrium tells about the extent of reaction to which it proceeds or it occurs. समझ में आ रहा है दोस्त? ये इक्विलिब्रियम बता रहा है। तो हमारा चैप्टर है इक्विलिब्रियम, क्या होता है। चलिए लिखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम का मीनिंग, इक्विलिब्रियम लिखो, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा लिखो। केमिकल इक्विलिब्रियम में बी डिफाइन एज, chemical equilibrium may be defined as a state of a chemical reaction. Chemical equilibrium may be defined as a state. Chemical equilibrium may be defined as a state है ना, a state of a chemical reaction at which, chemical equilibrium may be defined as a state of a chemical reaction at which लिखो अमाउंट्स, अमाउंट और ब्रैकेट में लिखो मोल्स, ब्रैकेट में लिखना मोल्स और पार्शियल प्रेशर्स, ब्रैकेट के अंदर ये मोल्स और पार्शियल प्रेशर्स, मोल्स और पार्शियल प्रेशर्स ये ब्रैकेट में ही है। अमाउंट्स और मोल्स और पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट, of reactants and products become constant. Moles or amounts or partial pressures of reactants and products become constant. Chemical equilibrium जो होता है is a state of a chemical reaction at which moles या amount या partial pressures of reactants and products become constant, है ना। किसी भी chemical reaction की एक ऐसी state होती है ये, और अभी अभी आपको बताते हैं थोड़ी देर में कि क्या होता है। इसका मतलब अगर कोई बोले if a chemical reaction is at equilibrium, सपोज करो कोई बोलता है if a chemical reaction is at equilibrium, उस टाइम किसी का भी अमाउंट अब देखोगे ना तो उसका अमाउंट फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। कोई बोले कि भाई इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है, उसका अमाउंट टाइम के साथ चेंज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ना उसका अमाउंट चेंज करेगा, ना मोल्स चेंज करेगा, ना पार्शियल प्रेशर चेंज करेगा, आप जो भी कहोगे। ठीक है भैया? तो अभी आपको बताते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में और भी सारी चीजें। ये इतना चीज क्लियर हुई आपको? अब आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में कौन सी टाइप की रिएक्शन डील करना है वो बता देते हैं। लिखिए, टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले लिखिए इररिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल, ISA, इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल रिएक्शन, irreversible reactions, irreversible reactions। लिखिए, a chemical reaction which occurs or proceeds, a chemical reaction which occurs or proceeds in one direction only,
a chemical reaction which proceeds or occurs in one direction only. A chemical reaction which occurs or proceeds in one direction only is known as irreversible reaction. Is known as irreversible reaction. ठीक है दोस्त, एक ही डायरेक्शन में जो होती है उसे बोलते हैं irreversible reaction. और लिखो, it is denoted by ये सिंगल एरो, ऐसे एक एरो, दिस एरो, ये एरो, इट इज डिनोटेड बाय ये सिंबल, सिंबल से ये एरो है, एक तरफ का एरो ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे डिनोटेड बाय दिस सिंबल, सिंपल सा एरो बना लो ऐसे, ये इसको डिनोट करते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन को. इसका मतलब है कि ओनली रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स कैन नेवर बी कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट. इररिवर्सिबल रिएक्शन का यही मीनिंग होता है. लिख लो, दैट मींस irreversible reaction means irreversible reaction means only reactant can be converted to product. Irreversible reaction means only reactants can be converted to products or products cannot be converted to reactant. Irreversible reaction means only reactant can be converted to product. Irreversible reaction means only reactant can be converted to products or products cannot be converted to reactant. है ना दोस्त? Reactant can be converted to product. Only reactant can be converted to product. ठीक है दोस्त? आगे बताएं भैया. Examples लिखो. Examples. Examples of ये examples irreversible reaction के examples. ठीक है? लिखिए. Number 1. All precipitation reactions. All precipitation reactions. Precipitation reactions. All precipitation reactions. पहला वाला एग्जांपल. All precipitation reactions. कोई बोले precipitation reactions होती कौन कौन सी हैं? अच्छा एक बात बताओ, क्या आप जानते हो AgNO3 में aqueous AgNO3 में aqueous NaCl डालते हैं तो क्या होता है? पता है AgCl का व्हाइट PPT आ जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, उसको बोलते हैं व्हाइट PPT. और साथ में क्या बनता है? NaNO3 aqueous. समझे दोस्त? तो ये रिएक्शन कभी भी वापस नहीं जा सकती. आप सपोज करो आपको हम 1 मोल AgNO3 देते हैं एक बीकर में, सपोज करिए 1 मोल AgNO3 एक बीकर में है और 1 मोल NaCl एक बीकर में है. दोनों को आप मिक्स कर दो, मिक्स करोगे दोनों ही कंज्यूम होकर फिनिश हो जाएंगे. अल्टीमेटली आपको AgCl का व्हाइट PPT आ जाएगा. प्रेसिपिटेट को इस सिंबल से दिखाते हैं ऐसे नीचे, मतलब डिपॉजिट कर जाएगा सॉलिड के फॉर्म में और ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा. ये कभी भी वापस नहीं जा सकता. अगर हम आपको AgCl दे दें और बोल दें कि NaNO3 है, क्या ये रिएक्ट करके ये बना सकते हैं? कभी नहीं बनाएंगे. ठीक है, एक रिएक्शन ये हो गई. ठीक है दोस्त, एक दूसरी वाली लिखिए. ये कॉपी कर लिया? यस सर. चलिए हाँ लिखो. ऑल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेसेस. दूसरा एग्जांपल, ये भी इरिवर्सिबल होता है. ऑल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेसेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. ऑल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. ऑल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. ठीक है दोस्त. अब ये भी इरिवर्सिबल होते हैं. कैसे? आप एक बात बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में NaOH डाल दो, क्या बनेगा? एक्वस, एक्वस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनता है? NaCl प्लस वाटर, वाटर, ये बनता है. तो अगर आपको NaCl दे दे कोई और उसमें वाटर मिला दे तो क्या फिर से वही HCl और NaOH बन जाएगा? कभी नहीं बनता है ना. नहीं तो ऐसे तुम्हारे घर में नमक होता है खाने वाला, टेबल सॉल्ट. टेबल सॉल्ट ही तो NaCl है, ये तो हम लोग कंज्यूम करते हैं. इसमें लोग ऐसे ही पानी डाल के बोले हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH बन गया. ऐसे तो फिर रोज बनाते घूमेंगे सब. एसिड बनाओ, फेंक दो किसी को ऊपर, ऐसे ऐसे थोड़ी सी. हाँ हाँ, समझ रहे हो ना. तो ये एक्चुअली में इरिवर्सिबल रिएक्शन है. ये दोनों कंबाइन कर गया तो प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर वापस कभी नहीं जाएगा. तो ऑल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमने एक एग्जांपल लिखा है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जस्ट हिंट किया है हमने. ठीक है, कॉपी कर लो इसको. दो चीजें हो गई. इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, सिंगल एरो से दिखाते हैं इसको. थर्ड वाला लिखिए, ऑल कंबशन रिएक्शंस. कंबशन जानते हो? ऑल कंबशन रिएक्शंस.
ऑल कंबशन रिएक्शंस, जैसे मेथेन गैस होती है और इसको आप ऑक्सीजन के साथ कंबशन कर दो, तो आप कल ही बैलेंस किए थे, 2O2 कंबशन करने के बाद क्या बनेगा, CO2 गैसियस प्लस वाटर लिक्विड, यही बनेगा। तुम्हें क्या लग रहा है, CO2 गैसियस और वाटर मिला दोगे फिर से मीथेन बन जाएगा? बताओ, नहीं बनेगा ना। ये भी जितने भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं वो भी इरिवर्सिबल रिएक्शंस का एग्जांपल है दोस्त, समझ में आ रहा है? और बताएं आगे, ये पहले कॉपी कर लो, अभी लिख रहे हैं काफी लोग, जल्दी करो भैया। कंबशन रिएक्शंस हो गई, लिखो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन ओपन वेसल, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन ओपन वेसल, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन ओपन वेसल, ओपन कंटेनर या ओपन वेसल, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन ओपन वेसल और ओपन कंटेनर, ठीक है दोस्त, है भैया, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन ओपन वेसल और ओपन कंटेनर। ये चौक है, चौक, ये देखो, ये तो चौक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है या प्योर कैल्शियम कार्बोनेट? स्कूल वाले चौक नहीं होते, वो स्कूल वाले चौक में सिलिका ज्यादा होता है, 30-40% उसमें होता है बस कैल्शियम कार्बोनेट, फर्जी चौक होते हैं वो लोग। ये वाला चौक जो लिखा यहाँ पे दिख रहा है आपको, 100% कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करोगे क्या बनेगा, CO2 निकलेगी और कैल्शियम ऑक्साइड रिमेनिंग रह जाएगा। तो मान लो एक कंटेनर ले आए, इतना बड़ा सा पेट्री डिश, प्लेट ले आते हैं, उस पर रख के कैल्शियम कार्बोनेट हीट करते हैं, CO2 उड़ के पूरे इस रूम में फैल जाएगी, ओपन वेसल है और कैल्शियम ऑक्साइड नीचे रह जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है फिर दोनों रिएक्ट करके फिर से ऐसे चौक बना देंगे क्या? ऐसा नहीं होगा ना। अरे CO2 गैस एस्केप कर गई, उड़ गई, सराउंडिंग्स में चली गई, अब थोड़ी वापस आएगी रिएक्ट करने। तो इसका मतलब यह है कि जो ओपन वेसल, ध्यान से सुनना, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड अगर आपने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनेगा प्लस CO2 बनेगा गैस, लेकिन अगर ओपन वेसल में करवा रहे हो, ओपन वेसल, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होएगी, उड़ जाएगा ना ये बाहर। नहीं समझ रहे हो, जल्दी लिखो भैया, हाँ जल्दी करो। ओपन वेसल में ये होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है ये, स्केप कर जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं उसमें। तो बंद होगा तो बन सकता है, बताते हैं अभी। समझे, ये हो गया। और अगला वाला लिखिए, ये 4 हो गए, 5वां लिखो, ऑल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस, ऑल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस, ऑल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस। अभी तुम लोग जानते नहीं हो कॉम्प्लेक्स वाला, 11th क्लास में हो ना, कॉम्प्लेक्स जब कभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, वैसे अभी लिखवा दिया, ठीक, बाकी सारी चीजें आप जानते हो। तो ये तो हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन, लिखिए रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शंस, लिखो जरा, अ केमिकल रिएक्शन which occurs in both the directions, a chemical reaction which takes place or which occurs, a chemical reaction which takes place or occurs in both the directions, a chemical reaction which occurs or takes place in both the directions is known as reversible reaction. A chemical reaction which takes place or occurs in both the directions is known as, a chemical reaction which takes place or occurs in both the directions is known as reversible reaction, है ना दोस्त? और रिवर्सिबल रिएक्शन को इस एरो से दिखाते हैं, देखो रिवर्सिबल एरो का ये एरो, रिवर्सिबल रिएक्शंस को इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एरो इधर और हाफ एरो इधर, समझ रहे हो दोस्त? तो लिख लो, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप ऑफ एरो, ये हाफ एरो इधर और हाफ एरो इधर, इधर भी इधर भी। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप ऑफ एरो, है ना, इस टाइप के एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जांपल्स लिखो, एग्जांपल्स, एग्जांपल्स, डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस इन, एग्जांपल 1 में लिखना है, डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस इन
decomposition of substances in closed vessel, decomposition of substances in closed vessel है ना दोस्त, closed vessel में। जैसे एग्जाम्पल 1 हम आपको बता दें, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, यही चौक, इसको हाँ इसको ऐसे रिवर्सिबल से दिखा रहे हैं। जब इसको हम लोग क्लोज्ड वेसल में करते हैं, जैसे किसी कंटेनर में बंद कर दो इसको फिर हीट करो, तो ये जो रिएक्शन शो करता है ना रिवर्सिबल होती है। ऐसे एक क्लोज्ड कंटेनर ले लो और उसमें अगर इसको हीट करोगे तो रिवर्सिबल का एग्जांपल होगा, और ये रिवर्सिबल को एरो से दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं ये क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर या क्लोज्ड वेसल। ऐसे एग्जांपल 1 हो गया। कोई गैसियस सब्सटेंस होता है PCl5, तो PCl5 गैसियस को हीट करोगे तो गैसेस को तो कंटेनर के अंदर ही बंद करके हीट करोगे, अबे गैसेस को पकड़ तो पाओगे 1 मोल 2 मोल, तो कंटेनर के अंदर ही तो पता रहेगा। तो किसी भी गैस को हीट करोगे तो PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस बनेगा, ये भी क्लोज्ड कंटेनर में है। तो इसको भी रिवर्सिबल एरो से दिखा रहे हैं। रिवर्सिबल एरो का मतलब है कि क्लोज्ड कंटेनर, ऐसे हम डब्बा जिसमें बना देंगे बॉक्स, इसका मतलब क्लोज्ड कंटेनर है। रेक्टेंगुलर बॉक्स हमने बना दिया, उसका मतलब उसमें हीट कर रहे हैं, ठीक है दोस्त, मतलब ऐसे बॉक्स बना दिया। वैसे कोई बोले सर HI जो होता है गैसियस 2HI, इसको भी हीट करोगे क्लोज्ड कंटेनर में तो ये भी H2 और I2 बनेगा। और ये फिजिकल स्टेट लिखनी बहुत जरूरी है दोस्त, तुम्हारा हाथ चलते रहना चाहिए। हम नोट्स देखेंगे एक दिन साले तुम लोग के लेक्चर नोट्स, अगर कायदे नहीं बना बहुत मारेंगे सब कुछ लोग बढ़िया बढ़िया लिखते हो, सब लोग लिखा करो ऐसे ही। पीछे वालों तुम लोग किस दिन कॉपी देखेंगे, तुम लोग अपना चिल मारते हो ऐसे देखते रहते हो मस्त पता नहीं क्या चल रहा है साल, कॉपी देखेंगे सब कुछ लिखा करो तुम लोग। अरे हट जाएंगे तो लिखेगा कौन दे। चलो ठीक, कॉपी कर लिया भैया ये वाला। कोई बोले सर अच्छा लिक्विड स्टेट वाली ईस्टरिफिकेशन जानते हो? ईस्टरिफिकेशन, ईस्टर का फॉर्मेशन, ईस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं जब अल्कोहल, ऐसे सुनो तो। अच्छा ये जानते हो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है? यस सर। और हाँ ये लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है मान लो। और R डैश, हाँ R डैश OH, इसे अल्कोहल बोलते हो, ये भी लिक्विड स्टेट में है सपोज करो। तो ये हो गया एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम सुना है इसका? यस ये सर। हो गया अल्कोहल, हाँ दोस्त अल्कोहल। और ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करके बनाते हैं ईस्टर, RCOO R डैश प्लस H2O, यही तो बनता है। ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, तो इसको चाहे ये बन जाता है ईस्टर, और ये क्या बनता है? वाटर। तो जब सब लिक्विड स्टेट में है तो चाहे ओपन वेसल में कराओ चाहे क्लोज्ड वेसल में कराओ, ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं इसको, ईस्टर का फॉर्मेशन। ईस्टर जानते हो क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, खाए नहीं, मतलब ऐसा नहीं, उसको स्मेल करो तो कुछ अच्छा नहीं लगता, जैसे एप्पल कंज्यूम ना करो, उसकी स्मेल देखो तो अच्छा सा नहीं लगता, तो एप्पल की स्मेल क्या बोलोगे? जो राइपनिंग स्टेट में है उसकी स्मेल, स्वीट स्मेल ही तो बोलोगे बे, मतलब तुमको खट्टा लगता है क्या? अरे एप्पल हो गया या कोई मैंगो हो गया, मैंगो के सीजन में आप मतलब स्मेल करके बता देते हो ना कि हाँ ये ठीक है अच्छा लगेगा अभी खाने में, और जो वो सॉफ्ट होते हैं वो भी तो अजीब से लगते हैं ना। तो स्वीट स्मेलिंग समझ रहे हो? तो किसी भी चीज की जब राइपनिंग पीरियड आता है तो उसमें स्वीट स्मेलिंग फ्लेवर या स्मेल बढ़ जाती है। सेनेसेंस पीरियड जब आता है उसका मतलब होता है राइपनिंग के बाद वाली स्टेट, सेनेसेंस पीरियड बोलते हैं उसको, मतलब वो फिर बोलते हैं सड़ने लगता है, मतलब वहां तक राइपनिंग तक ज्यादा सही होता है कंज्यूम करना किसी भी चीज को, सेनेसेंस पीरियड आ जाए तो नहीं फिर खराब होने लगता है वो। देखो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये भी तो रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है ना भैया? हाँ बहुत बढ़िया दोस्त, तो इतना लिखो फिर आगे बताते हैं, अभी ये सब यही सब पढ़ना है। तो इन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, अच्छा ये यहाँ तक लिख लो, ईस्टर और ये वाटर, यहाँ तक पहुंचो आप लोग, ईस्टर और वाटर इस जगह तक पहुंचो है भैया। तुम अब लिक्विड लिक्विड है, चाहे क्लोज में करो चाहे ओपन में करो, उड़ थोड़ी जाएगा वो,
वैसे क्लोज में कर लोगे तो अच्छा है। ठीक है, अभी और भी बहुत सारी रिएक्शंस बताएंगे आपको एक एक करके, अभी तो हम जस्ट ऐसे ही बता रहे हैं। ये हो गया भैया? अब चलिए लिखिए, हटा दें इसे। यस सर। अच्छा ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाली चीज देखिए, हटाते हैं अभी। इन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद रिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली। लिखो जरा, नहीं तो कभी तो मेरे रिवर्सिबल के पीछे पड़ जाओ। इन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद, in chemical equilibrium chapter we are going to deal with reversible reactions only. In chemical equilibrium chapter we are going to deal with reversible reactions only. In chemical equilibrium chapter we are going to deal with reversible reactions only. ठीक है दोस्त, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस को डील करेंगे हम लोग। इररिवर्सिबल पढ़ते ही नहीं है इसमें। इररिवर्सिबल कहाँ पढ़ते हो जानते हो? मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो कि 1 मोल इसका लग गया तो 2 मोल इसका लग जाएगा, ऐसे करके नहीं पढ़ते हो? और वो हम लोग वहां पढ़ते हैं, वहां रिएक्शन पूरी कंप्लीट कर देते हैं। पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में कहीं हम रिएक्शन कंप्लीट करेंगे ही नहीं, इक्विलिब्रियम आ जाएगा कंप्लीट होने के पहले ही, है ना। एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जहां पे उनके अमाउंट फिक्स हो जाएंगे, वो चेंज होंगे ही नहीं टाइम के साथ। मतलब अगर उनकी वैल्यूज कांस्टेंट हो जाएंगी, मतलब उनको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो जीरो आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ही तो होता है। तो इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है केमिकल रिएक्शन की जहाँ पे सबके अमाउंट फिक्स हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, इतना क्लियर हो गया? अब एक टेंटेटिव आइडिया आपको बताने जा रहे हैं, एक नॉर्मल आइडिया, एक हल्का सा वैसे ही। जैसे सपोज करो इक्विलिब्रियम के लिए हम बताना चाह रहे हैं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सपोज करिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हम ये बना रहे हैं, रुकिए, ए से बी, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। सपोज करो ये हमारे पास है किसी कंटेनर में, एक क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, बंद कर दिया हमने। कोई बोले सर टी इक्वल टू जीरो पे हमारे पास इसके ए मोल्स हैं, ए मोल्स, और इसके हैं 0 मोल्स, सपोज करो। तो टी इक्विलिब्रियम पे, रुक जाओ अभी, टी इक्यू ध्यान से देखना, मिसिंग कुछ नहीं होना चाहिए। टी इक्यू पे क्या होगा, ये मतलब इतना टाइम दे दो जैसे 5 मिनट 10 मिनट बाद इक्विलिब्रियम आएगा, उस टाइम को हमने बोल दिया टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, जितना टाइम हमने दे दिया। तो कोई बोले सर इसमें से सपोज करो x चला गया, तो ये कितना बनेगा, a माइनस एक्स। तो जब स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है इसका, उसमें से x चला गया तो यहाँ भी तो 1 है, क्या बनेगा, x बनेगा। नहीं समझ रहे हो भैया? उसके बाद कुछ नहीं होगा। कैसे हुई होगी रिएक्शन, जानते हो कैसे हुआ होगा? सपोज करो इसके 100, हाँ और साले क्या लिखा हुआ है बे यार भाई, तुमको ये 0 और कैसे लिखेंगे? जब बोल रहे थे साला कैसे बीच में डिस्टर्ब कर दो। ये देखो ए मोल्स है इसके, है ना दोस्त, इसके हैं 0 मोल। सपोज करो इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 मॉलिक्यूल्स, तो टाइम के साथ क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बी में। सपोज करो एक मॉलिक्यूल इसका कन्वर्ट हो गया बी में, तो बी वाला बोलेगा अब हमारे मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं, अब हम भी पीछे जाएंगे, क्योंकि इसको भी तो फील होगा कि हम भी कभी कभी रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी एरो इधर से इधर जा रहा है ना। तो अभी ए था रिएक्टेंट, उससे प्रोडक्ट बी बन रहा था, लेकिन प्रोडक्ट बी जो बना है वो खुद रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि उससे एक एरो इधर भी दिख रहा है ना ऐसे, तो बी बोलेगा हम भी रिएक्टेंट है। तो जैसे जैसे ए बी को बनाना शुरू करेगा, वैसे वैसे बी क्या करेगा, बोलेगा हम भी तुमको बनाएंगे वापस। करेगा कि नहीं करेगा भाई? इस रिवर्सिबल साइन का मतलब ही यही होता है कि तुम ए से बी बनाओगे और बी साला बोलेगा हम फिर से तुमको बनाएंगे, वापस बनाना शुरू कर देगा। एक टाइम आएगा कि जितना ए से बी बन रहा होगा, बी वाला वापस उतना बना दे रहा होगा। समझ रहे हो? फिर दोनों में कंपटीशन कि भाई जितना तुम बनाओगे उतना हम भी बनाएंगे, रिएक्शन स्टॉप हो जाए। इट सीम्स कि रिएक्शन स्टॉप हो गई, ए का अमाउंट चेंज ही नहीं होगा, बी का अमाउंट भी चेंज नहीं हुआ। समझ रहे हो भैया? क्योंकि हाँ वही ए से बी में बनना शुरू होगा, जैसे जैसे बी बनेगा बी को फील होगा हम भी रिएक्टेंट है, हम भी पीछे जाके ए को बनाएंगे। तो ए ट्राई करेगा हम बी को बनाएंगे, बी ट्राई करेगा हम ए को बनाएंगे। एक टाइम के बाद दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। उस इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में क्या होगा कि बी को फील होगा कि हमारा अमाउंट फिक्स हो गया है,
हम जितना वापस जा रहे हैं ए के पास उतना ही साला वापस भेज दे रहा है हमारे पास, समझ रहे हो? तो वो उस स्टेट को बोलते हैं द स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट विच अमाउंट या मोल्स या पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए एंड बी बिकम कांस्टेंट, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ में आ रहा है भैया? नहीं समझ रहे हो? यस क्लियर है? इतना बनाओ जल्दी से, ऐसे ड्रॉ करो। सर बना ली। अच्छा ठीक है, ये ऑफलाइन नॉलेज बनाने दो, जल्दी करो दोस्त। लिखवा देते हैं भैया, 1 मिनट रुक जाओ, इनको बना लें दो सबको, फिर बता देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट वाली डेफिनेशन फिर से। जब ये कॉपी कर लो जल्दी से बताओ, फिर हम कुछ लिखवाएंगे उसमें। तो देखिए अब लिखिए, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में बी डिफाइन एज, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में बी डिफाइन एज, equilibrium state of a chemical reaction, equilibrium state of a chemical reaction may be defined as a state, equilibrium state of a chemical reaction may be defined as a state at which, equilibrium state of a chemical reaction may be defined as a state at which amounts or moles or partial pressures exerted by, amounts or moles or partial pressure, amounts or moles or partial pressures exerted by reactants and products become constant, amounts or moles or partial pressures exerted by reactants and products become constant, amounts or moles or partial pressures exerted by reactants and products become constant, है ना? That means they do not change with time, यही तो कहना चाहते हैं हम। That means they do not change with time, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होता है। That means they do not change with time, ठीक है भैया? अब सुनो, तो वो आपने बना लिया, ठीक है? इसका अच्छा, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन स्टॉप नहीं हो जाती है। कभी तुमसे कोई पूछे इक्विलिब्रियम पर स्टॉप हो जाती है रिएक्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं स्टॉप होती है, वो चलती रहती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब ये ए तुरंत बी को बना रहा होगा, बी उतना ही ए को बना दे रहा होगा, रैंडम चलता रहता है, रैपिड। समझ में आ रहा है? रिएक्शन कभी भी रुकती नहीं है, इक्विलिब्रियम का मतलब स्टॉप होना नहीं होता। अब सुनो, हम टेंटेटिव ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। टेंटेटिव ग्राफ का मतलब है, लिखिए ड्रॉ टेंटेटिव कर्व, ड्रॉ टेंटेटिव कर्व, नॉट अप टू द स्केल, ड्रॉ टेंटेटिव, ड्रॉ TENTA, ड्रॉ टेंटेटिव कर्व between concentration, draw tentative curve between concentration and time, concentration and time, ठीक है? For above reaction, क्या करो? AC ऑन कर दे रहे हैं हम, रुको। ड्रॉ टेंटेटिव कर्व बिटवीन, क्या लिखो भैया? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है? अपनी तरफ कर लो फिर। देखो दोस्त, हमारी बात सुनिए, सब लोग ध्यान से देखो, इधर इधर सुनो। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, y एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिखा है, x एक्सिस पे क्या लिखा है हमने? टाइम। इस टाइम की जगह जानते हो क्या क्या? कुछ बुक्स वाले आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, पूरा लिखना पड़ेगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है? अब सुनिए, हमारी बात सुनिए। t इक्वल टू 0 पे क्या था? जब टाइम 0 है, t इक्वल टू 0 पे क्या था? a मोल था। क्या था? a मोल। a मोल्स क्या था भैया? कंसंट्रेशन, ठीक है? कंसंट्रेशन a मोल था, तो मान लो a मोल या वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन होगा, ठीक? ये हो गया कंसंट्रेशन या मोल्स कह सकते हो। टाइम के साथ a डिक्रीज हो रहा है,
अरे ए कम होता जा रहा है, इनिशियली बी कितना था 0, तो टाइम के साथ हम ऐसे मान सकते हैं कि ए अपना डिक्रीज होना शुरू हो गया, टेंटेटिवली ऐसे ए बोलेंगे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बी टाइम के साथ हम बोलेंगे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक टाइम पे दोनों के अमाउंट फिक्स हो गए, और जब दोनों के अमाउंट फिक्स होंगे तो साइमल्टेनियसली फिक्स होंगे, या हॉरिजॉन्टल लाइन साइमल्टेनियस आएगी दोनों की, ऐसा मतलब समझ रहे हो भैया? ऐसे मतलब जैसे ही एक अमाउंट फिक्स हो गया, इसका मतलब ए अगर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो उस टाइम बी भी टाइम के साथ चेंज करना बंद कर देगा, ठीक है दोस्त? तो इस स्टेट मतलब जिस टाइम पे ऐसा होगा क्या उसे हम टी इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और इसके बाद इन दोनों के अमाउंट देखो हॉरिजॉन्टल हो गए, एकदम हो गए कि नहीं हो गए? तो टेंटेटिवली हम इस ग्राफ को क्या बता सकते हैं कि ये वाला ग्राफ क्या है, ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और नीचे वाला ग्राफ क्या है, बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का टेंटेटिव ग्राफ ये हो सकता है, और बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये वाला हो सकता है। ये एफ टी समझ रहे हो, फंक्शन ऑफ टाइम। अरे मतलब कोई फंक्शन जो भी है फंक्शन है, लेकिन एक कांस्टेंट हो गया थोड़ी देर बाद, और जिस टाइम पे ये दोनों एक साथ कांस्टेंट होंगे, ए टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज, और बी टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज। एक इक्विलिब्रियम टाइम आएगा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी होगा, उसके बाद दोनों के अमाउंट फिक्स हो जाएंगे। तो क्या टेंटेटिवली ये वाला ग्राफ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो? एनालिटिकल है, कोई अप टू द स्केल थोड़ी है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों की आएगी दोस्त, ये एक ही टाइम पे आएगी। ऐसा नहीं होगा कि बी का अमाउंट फिक्स हो जाए और ए तब भी डिक्रीज होता रहे, कहाँ जाएगा डिक्रीज होके फिर? समझ रहे हो भैया? बहुत लोग सोचते हैं बी कांस्टेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, बी का कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन अभी भी इंक्रीज डिक्रीज, कहाँ जा रहा है भैया, इंक्रीज डिक्रीज हो गए। मतलब दोनों के इक्विलिब्रियम पे दोनों के अमाउंट एक साथ कांस्टेंट आएंगे, ठीक है भैया? सबको समझ में आ गया ये वाला ग्राफ? अब लोगों आईआईटी वाले सपोज करो ये क्वेश्चन दे दे, बोलो बताओ टेंटेटिव कर्व बिटवीन कंसंट्रेशन और ये टाइम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो ऐसे बना सकते हो? इसमें भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। कोई लोग ये बोलते हैं सर आपने तो बनाया है ए की वैल्यू अभी ज्यादा है, क्या हम इक्विलिब्रियम पे ए की वैल्यू डिक्रीज क्योंकि कहीं ये थोड़ी लिखा है कि ए की वैल्यू कम ही हो जाएगी, हो सकता है ये वाला इंक्रीज होके थोड़ा ज्यादा हो जाए, नहीं समझ रहा हूँ भैया? अरे इक्विलिब्रियम पे हो सकता है बी की वैल्यू ज्यादा हो, और यहाँ पे टी इक्विलिब्रियम टाइम, मतलब ये पॉसिबल है ना? तो अगर आईआईटी में आ जाएगा तो पॉसिबल सारे ग्राफ बनाने पड़ेंगे आपको, कि इक्विलिब्रियम पे ये पॉसिबिलिटी है कि ए का अमाउंट कम हो जाए और बी का अमाउंट ज्यादा हो जाए। पॉसिबिलिटी है कि नहीं दोस्त? ले यार बता नहीं रहा तुम लोग। यस और कोई पॉसिबिलिटी है? सर, ए और बी कोइंसाइड कर सकते हैं। बहुत प्यारा दोस्त, दोनों बराबर हो जाएं, हाँ कोइंसाइड कर जाएं ऐसे। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ऐसे इक्विलिब्रियम पे जब आए लकीली दोनों के अमाउंट भी सेम हो जाए, लकीली जरूरी नहीं है लेकिन लकीली दोनों के अमाउंट एकदम फिक्स वैल्यू आ जा रही है, तब दोनों कांस्टेंट हुए जा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम के बाद दोनों का अमाउंट फिक्स हो जा रहा है, और ए इज इक्वल टू बाई बी बराबर भी हो जा रहा है। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए बना लेना, कंसंट्रेशन को इस सिंबल से लिखते हैं, याद है आपको सिंबल? ऐसे ये सिंबल बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, कंसंट्रेशन को लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल यूज किया जाता है। क्या आइडिया है आपको? कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल से लिखा जाता है, नहीं पता तो अब पता कर लो इसको, मतलब अब याद कर लो कि कंसंट्रेशन जो होता है वो ये कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल से लिखा जाता है। कंसंट्रेशन की जगह मोल्स भी कर सकते हो, तुम्हारा मन करे इसकी जगह सिर्फ मोल्स कर लो, और तुम्हारा मन करे इसकी जगह तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कर लो, इसकी जगह तुम मोल्स कर लो, या इसकी जगह तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कर लो। पार्शियल प्रेशर को स्मॉल पी से लिखते हैं और सबस्क्रिप्ट में वो गैस लिखते हैं। अरे तुम कंसंट्रेशन में कर लो या मोल्स में कर लो या पार्शियल प्रेशर में कर लो, ग्राफ यही रहेगा। तो इस पर्टिकुलर मतलब केमिकल रिएक्शन के जिस तरह दिए हुए 3 ग्राफ पॉसिबल है, और कोई ग्राफ पॉसिबल है इक्विलिब्रियम पे? नहीं पॉसिबल है ना, नहीं होगा ना भैया? सोचो समझो, साले यहाँ क्लास में सोने के लिए आते हो क्या तुम लोग? नींद आ रही तुम लोगों को? इससे अच्छा घर पे बैठो बे, क्लास में 2 घंटे हो, अभी हम बहुत प्यार से पोलाइटली बोलते हैं अटेंटिव होके बैठा करो, नहीं एक दिन निकाल दें क्लास से फिर दोबारा आओगे भी नहीं। शुरुआत में बहुत प्यार से समझाते हैं, मानते नहीं है लोग। कॉपी हो गया ये?
अब हम Yes, और sir. डिफिकल्ट ग्राफ देने जा रहे हैं। अगर ये नहीं कर पाया है कोई, आगे वाला तो ऐसे ही फिर अभी और परेशान हो जाओगे, क्योंकि हम कुछ डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने जा रहे हैं। टेंटेटिव ग्राफ है ये, टेंटेटिव, TENTATIV ऐसे टेंटेटिव ग्राफ, और आपको बनाना पड़ेगा ऐसे। एग्जाम में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है या कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो जब कभी तुमने बनाया होगा अपने मन से, तभी तो करेक्ट इनकरेक्ट कह पाओगे। अब बनाएगा ही नहीं कोई तो कैसे करेगा। उसमें तुम लोग हमको सपोर्ट करना, हेल्प करना। इसमें क्या है कि तुम लोगों ने सपोर्ट थोड़ा बहुत तो किया ही है, लेकिन इसे हटा दें ऑनलाइन वाले, तो कैसे? बताते हैं यस ये तो हटा दें। Yes, sir. हाँ चलो, उधर वाला रुके हुए हैं। तो पूछने पे बताते हो क्या? भाई रुकिए रुकिए तुम लोग। चलो देखो, अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, हम आपको चेंज करके ये दे देते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है ए से बी, T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे हमारे पास इसके ए मोल्स थे, ए मोल्स, और हमारे पास इसके थे बी मोल, स्मॉल बी मोल थे, इसके स्मॉल ए मोल थे। हमको नहीं पता T इक्वल टू 0 पे क्या था, इक्विलिब्रियम था नहीं था, ए ज्यादा था या बी ज्यादा था, पता नहीं कौन ज्यादा था। समझ रहे हो भैया? हमको नहीं पता कुछ भी। हम ये पूछना चाहते हैं अमंग वेरियस पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कोई बोले दोनों इक्वल हैं, ए ज्यादा है रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बी ज्यादा है रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, कभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, कहीं भी होगी रिएक्शन, अल्टीमेटली घूम फिर के वो स्टेट तो आ ही जाएगी जब दोनों के अमाउंट फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, वो स्टेट तो आएगी ही, जरूर आएगी। वो ऐसी स्टेट आएगी जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अमाउंट, मोल्स, पार्शियल प्रेशर्स, कंसंट्रेशंस, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना दोस्त। तो ग्राफ हमको टेंटेटिव बना के दिखाओ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में पॉसिबल ग्राफ, पॉसिबल कर्व्स कितने हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है। रटना नहीं है तुमको, देखो पहली चीज है नहीं, अभी हम बताएंगे तुम उसको रट डालो, रटना नहीं है, हम तो एनालिटिकली तुमसे पूछ रहे हैं। और ये भी मत सोचो तुम्हें बुक्स में लिखा ऐसे मिलेगा, कोई क्वेश्चन थोड़ी है ये तो चेक करने का तरीका होता है, एनालिटिकली समझने का तरीका होता है कि कौन कितना ज्यादा सोच सकता है ना दोस्त। ये सोचोगे तो एडवांस लेवल क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी तुम्हें बुक्स में ऐसे सीक्वेंस मिलेगा, है ना भैया। तो बनाओ इसको, ऐसे बनाओ और लिखो ड्रॉ ऑल पॉसिबल टेंटेटिव कर्व्स बिटवीन कंसंट्रेशन, लिख लो ड्रॉ ऑल पॉसिबल, लिख लो भैया पहले वो लिख लो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल टेंटेटिव कर्व्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल टेंटेटिव कर्व्स between concentration and time, draw all possible tentative curves between concentration and time, draw all possible tentative curves between concentration and time। ठीक है दोस्त, concentration and time। तो सुनो, तो बनाओगे कि हम बना दें? Sir, 6 ग्राफ बनेंगे। सोचते रहो बेटा। ग्राफ नंबर 1, और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जरूर लिखना, नहीं तो ऐसे पता नहीं क्या वाई एक्सिस चल रहा है, पता नहीं क्या एक्स एक्सिस चल रहा है। फोन उन साले कोई क्लास में निकाल मत लेना, बहुत मारेंगे। तुम्हारी क्लास में भैया लोग सीसीटीवी देखते हैं, बताते हैं कि बच्चे फोन निकालते हैं। हम लोग इसलिए शुरू में नहीं बोलते हैं कि अभी समझा के दें तो मान जाओ, कुछ लोग सेलफोन अंदर रखा करो, पता सब रहता है हम लोग को। इज्जत दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं साले कि तुम उसको क्लास में कुछ भी करोगे आके। फोन वाइब्रेशन पे नहीं, साइलेंट पे होना चाहिए तुम्हारा। बताते हैं, हो सकता है ग्राफ इतने बने, हो सकता है कम बने। Yes, sir. चलो दोस्त, बनेंगे। नहीं जगह हमने इतने रखी है, पता नहीं इससे ज्यादा कम कुछ भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, और बताओ कोई। कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया बनाया भाई। हाँ दोस्त,
6, बहुत अच्छे दोस्त, सही बना रहे हो, एक आध हो सकता है, आ सकता है, बिल्कुल बहुत सही बता रही है। और बताओ कोई क्या बना है दोस्त? 1 2 3 4, पॉसिबिलिटी तो बहुत है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। सर और बनाओ भैया। हाँ दोस्त, ऑनलाइन वाले। एक बार ए को ऊपर रखेंगे, फिर बी को ऊपर रखेंगे, फिर दोनों को इक्वल। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ देखो दोस्त, हम बता देते हैं, ठीक है। कई लोगों ने जिनको बनाना था वो लोग काफी बना लिए हैं ना, 4-5 भी लोगों ने बनाए, 6 बनाए हैं। जो इतना बना रहा है काफी बना रहा है। वाई एक्सिस पे सब लोग क्या कंसंट्रेशन लिख रहे हो? एक्स एक्सिस पे टाइम या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सुनिए अब यहाँ देखिए, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, कोई बोले सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो सबसे एकदम कुछ ना करने वाली पॉसिबिलिटी, कि सर हमें लग रहा है कि t इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम पे है, t इक्विलिब्रियम पे मतलब t इक्वल टू 0 पे ही इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी, जितने मोल इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए उतने मोल हैं। अब इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, इसमें 3 केसेस बनेंगे, या तो a इक्वल टू बी है, या तो a ग्रेटर देन बी है, या तो a लेस देन बी है। तो सपोज करो कोई बोले सर a b से बड़ा है और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, मतलब अमाउंट दोनों के क्या है, कांस्टेंट है, तो शुरू t इक्वल टू 0 से ही लाइन हॉरिजॉन्टल आएगी। कोई बोले नहीं सर इक्विलिब्रियम पे है लेकिन a की वैल्यू छोटी है, b की वैल्यू ज्यादा है, तो b और a, तो एक ग्राफ तो ये हो गए जो तुम लोगों ने नहीं बनाए होंगे वही हम पहले बना रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया दोस्त। तीसरा वाला बता रही है कि सर इक्विलिब्रियम पे तो है t इक्वल टू 0 पे और a और b भी इक्वल है। ये 3 ग्राफ आपको समझ में आ रहे हैं? अरे जो ग्राफ तुम लोग नहीं बनाते हो पहले बना दिए, हो सकता है बनाया हो किसी ने। हमने बोला कि भाई t इक्वल जो जिसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना, तुमको कुछ नहीं सोचना, सब इक्विलिब्रियम पे है, शुरुआत में ही मान लिया तुमने, और इक्विलिब्रियम पे है तो उसमें a और b पे कंडीशन आई, हो सकता है a इक्वल टू b हो सकता है a ग्रेटर देन b हो, और हो सकता है a लेस देन b हो, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटीज। अब थोड़ा दिमाग लगाने वाली पॉसिबिलिटीज पे आते हैं। पहले ये बताओ तीनों कर्व क्लियर है सबको? टाइम के साथ इनके अमाउंट फिक्स हो जाएंगे, जो भी अमाउंट है वो फिक्स है। अच्छा ये अमाउंट आप इनको मोल्स भी कह सकते हो। कोई बोले सर इनका मास फिक्स हो गया, अबे सुनो तो, देखो साले नहीं बता रहा हूँ, इनका मास फिक्स हो गया, बिल्कुल, चाहे मास फिक्स बोलो, चाहे मोल्स फिक्स बोलो, चाहे कंसंट्रेशन फिक्स बोलो, चाहे पार्शियल प्रेशर फिक्स बोलो, इक्विलिब्रियम पे ये सारी चीजें फिक्स होती हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। क्या क्या फिक्स है? मास भी हो सकता है, मोल्स भी हो सकता है, कंसंट्रेशन भी हो सकता है, पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है ना। वॉल्यूम नहीं करो भैया, वॉल्यूम नहीं करो, वॉल्यूम तो कंटेनर का होता है ना। अरे वो सब लिख लेना, जितनी चीजें हैं जो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, है ना। मास मोल्स के प्रोपोर्शनल है। मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है इसलिए मास कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल्स कांस्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम कंटेनर का ले सकते हैं, ठीक है, वो क्लोज्ड कंटेनर ले सकते हैं। पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है दोस्त। अरे नहीं समझ रहे हो क्या? अच्छा रुको, अच्छा रुक जाओ, बहुत बढ़िया। तुम्हारे कितने आए थे दोस्त? कितने बे? थोड़ा तेज बोलो। 6 आ रहा है। चलो देखो इनके 6 आ रहे हैं और लोग ये लोग 9 बनाए हैं। सर 6 ही ला दो। अब इधर देखो, सुनो तो, अभी जब हम बताया करें तो बातें नहीं किया करो कोई भी। ये क्लियर हो गया। अब बात आती है कि नहीं सर ए ज्यादा है, वो डिक्रीज करेगा, तो ए यहाँ पे है डिक्रीज करने वाला, जरा ध्यान से देखना, ए ज्यादा है और बी की वैल्यू कम है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ए डिक्रीज करे और बी इंक्रीज करे, और डिक्रीज इंक्रीज करते करते दोनों एक किसी टाइम पे दोनों की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। वो टाइम को क्या बोलोगे? टी इक्विलिब्रियम बोलोगे। अभी इसी में और चेंजेस करने हैं। अबे क्यों बातें कर रहे हो? एक पॉसिबिलिटी ये है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि सर ठीक है आपने दोनों को इक्वल नहीं किया, हम इक्वल कर सकते हैं। ए और ए डिक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा, बी इंक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा, दोनों की वैल्यू एक जगह पे आके सेम हो जाए। पॉसिबिलिटी है ना, ये तो प्रीवियस ग्राफ जैसी। अब ध्यान से नहीं सुनोगे तो यही सब अजीब लगेगा तुमको, अब मन नहीं लगाओगे पढ़ाई में। टी इक्विलिब्रियम ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है ये? यस यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। एक और चीज, अभी इसी में एक पॉसिबिलिटी और है।
कोई बोले सर ए और बी जो आपने बनाया है, ए जो है वो डिक्रीज होते होते बहुत डिक्रीज कर गया और बी इंक्रीज होते होते बहुत इंक्रीज कर गया। नहीं समझ रहे हो? Yes. तो एक पॉसिबिलिटी तो ये भी बन सकती है इक्विलिब्रियम पे। तो जैसे आपने ए ग्रेटर देन बी लिया है, वैसे बी ग्रेटर देन ए के केस भी 3 बन सकते हैं। अरे ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस, ए और बी पलट के भी तो बन सकता है। मतलब 3 मोर केसेस आर पॉसिबल। नहीं पॉसिबल है? Yes. हाँ, 3 मोर केसेस आर पॉसिबल। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अच्छा सुनो सुनो, एक मिनट, कुछ और बन सकता है। रुक जाओ पहले, रुक जाओ पहले, बताने दो। 9 केसेस समझ में आ गए? पहले तो आपने ये 3 हमने बना दिए थे, ये ए बी और ये बी, ये ड्रॉ करो और इन्हीं को पलट दो एक बार। मतलब जहां पे ए लिखा है वहां बी कर दो, जहां पे बी लिखा है वो ए कर दो। 9 केसेस बना लो पहले, जल्दी करो 9, फिर हम और बताते हैं। लोग बता रहे हैं कुछ। रुको देखते हैं, पहले इतना बनाने दो। 9 सब लोग ड्रॉ कर लो भैया, जो लोग नहीं बनाए हुए होगी। रुक जाओ, बोलो नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करो। ये तुम लोग पीछे वाले, समझ में आ रहा है? ड्रॉ करो इसको जल्दी से। ये हमने 3 ड्रॉ नहीं किए हैं, हमने ये 6 ड्रॉ किए हैं। तो ये लास्ट के 3 जो ड्रॉ किए हैं, इन्हीं को आप उल्टा कर दो बस। जहाँ पे ए लिखा है वहां बी कर दो, जहाँ पे बी लिखा है ए कर दो। वहां पे जगह नहीं है ना, नहीं तो हम कितना स्पेस बोर्ड पे आई नहीं इतना, ऑनलाइन क्लास के चक्कर में। तो 9 हो जाएंगे दोस्त अभी तक जितना बोर्ड पे लिखा है। तो इस वाले ये लास्ट के जो 3 लिखे हैं, ये वाला और ये वाला, इन्हीं को आपको रेप्लिकेट करना है। बस ए और बी की पोजीशन चेंज कर देनी है, तो 9 हो जाएंगे। 9 के बाद हम और बता रहे हैं अभी। पहले इतना सबको कॉपी कर लेने दो, हो जाए तो बताना। ऑनलाइन वालों हो गया? Yes, ऑफलाइन वालों Yes, sir. लोग भैया Most. जल्दी करो। 9 के बाद हम कुछ और बता रहे हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर दोनों इक्वल हो शुरू में। रुक जाओ, अभी ए इक्वल टू बी शुरू में है और इक्विलिब्रियम पे नहीं है। हो सकता है ए इंक्रीज होना शुरू हो जाए, बी डिक्रीज होना शुरू हो जाए। जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। पॉसिबल है, ये ए हो सकता है और ये बी हो सकता है। एक टाइम पे इक्विलिब्रियम आ सकता है। ये 10th ग्राफ है, समझ रहे हो भैया? ऑनलाइन वालों कोई प्रॉब्लम? हमको इतना पूछना पड़ता है इस बैच नो में, सर। प्रॉब्लम No, साले, sir. तब भी तुम लोग जो है। ये हो गया दोस्त? अभी इसी को पलट दो। कोई बोले सर यहाँ ऊपर बी हो सकता है, नीचे ए हो सकता है, ये भी तो पॉसिबल है। बनाओ जल्दी से। रुक जाओ, दोनों डिक्रीज कर ही नहीं सकते कभी। दोनों डिक्रीज करेंगे, दोनों डिक्रीज करने के लिए कोई इंक्रीज भी तो होना चाहिए। कौन है वो? रुको बता रहे हैं भैया। 9 के बाद 10th ये है, 11th ये है, ठीक? 10th 11th। अरे वेरियस पॉसिबिलिटीज, तुमको जेई वाले क्या करेंगे ना, इन्हीं में से ग्राफ दे देंगे उठा के। अब तुमसे पूछेंगे बताओ क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है। अब जब कभी बनाए होगे तभी तो कर पाओगे, नहीं तो सोचते रह जाओगे उस टाइम। और कोई पॉसिबिलिटी किसी ने कुछ हमको सजेस्ट किया? रुक जाओ, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक एक करके इनसे पूछना पहले। ये 11th ग्राफ हो गया था ना, 12th वाला ग्राफ देखिए। 12th वाला ये कह रहे हैं ए क्या कह रहे हो भैया? ए इंक्रीज होता जाए और डिक्रीज होता जाए। ये नहीं बनाया था अभी क्या? ये नहीं बनाया था ना?
ये बी हो गया, ये ए हो गया, है ठीक है। इसका भी ये उल्टा करके एक बना चुके हैं हम, बनाए हैं देखो। चलो हो गया। नहीं बनाया है सर। नहीं नहीं बना। बनाया तो लो बना लो यार, नहीं बनाया दोस्त तो गलती हो गई हमसे। यहाँ भी कर लो। ए भी वही रखे क्या? ये और ए, ये नीचे। नहीं सर इसका हमने ये दिया है आपको। केस बनाया था। अच्छा कोई बात नहीं, पहले इतना बनो। आप जो कह रहे हो कभी ऐसा नहीं होगा जो आप लोग बोल रहे हो, एक इंक्रीज हो और एक डिक्रीज हो। मतलब देखो ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों इंक्रीज हो, और ऐसा कभी नहीं होगा जो दोनों डिक्रीज हो, क्योंकि दोनों इंक्रीज होने के लिए किसी को डिक्रीज तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल 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 भाई, एक बहुत 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 ज्यादा भी हो सकता है, एक बहुत 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 कम भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम आ जाए, बस जीरो ना हो जाए कोई। अरे समझ गए 13 ग्राफ? यस सर। यस सर। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा, अब नहीं करोगे तो तुम लोग ऐसे बैठे रहोगे, फिर कभी पार्टिसिपेट थोड़ी कर पाओगे। ये सबके सब आगे वाले बताते हैं, पीछे वाले हमको लगता है शुरू से वैसे ही हैं और आखिरी तक वैसे ही रहेंगे, कुछ नहीं बताते। हाँ चलो ठीक है भैया, हो गया, ये क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वाला बताते हैं आपको। टेंटेटिव ग्राफ आपको समझ में आ गए? चलो शुरू करते हैं अगली चीज। लिखिए लॉ ऑफ मास एक्शन, LAW लॉ। लिखो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ LAW, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो हमारी बात सुनिए। जैसे रुकिएगा अभी, कोई केमिकल रिएक्शन है AA और प्रोडक्ट बन रहा है इससे BB। सुनो अभी, स्मॉल a स्मॉल b स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और कैपिटल A कैपिटल B जो है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है रेस्पेक्टिवली। स्मॉल a स्मॉल b वो आपको पता है क्या है। ये क्लोज्ड कंटेनर में हो रही है, क्योंकि गैसियस रिएक्टेंट गैसियस प्रोडक्ट है तो स्केप कर जाएंगे ना, उड़ जाएंगे अगर आपने क्लोज कंटेनर नहीं रखा तो। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? अच्छा एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट विच इन दोनों के अमाउंट फिक्स हो जाते हैं, इन दोनों के मोल्स फिक्स हो जाते हैं, पार्शियल प्रेशर फिक्स हो जाते हैं। इनके समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। रिएक्शन की स्पीड सेम हो जाती है, जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है उसी स्पीड से वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको इनके अमाउंट में चेंज दिखता ही नहीं। जैसे ए से बी रिएक्टेंट के कुछ मॉलिक्यूल, सपोज करो रिएक्टेंट के 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो तुरंत प्रोडक्ट वाले भी वापस आ जाएंगे, तो फील ही नहीं होगा कुछ कन्वर्ट हुआ। समझ रहे हो? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रहती है। तो मतलब यह है इसका दोस्त कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन की एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर रिएक्शन की स्पीड सेम हो जाती है। स्पीड, रेट सेम हो जाता है। रेट का मतलब स्पीड होता है, ठीक है। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action, according to law of mass action, according to law of mass action, rate, rate और speed, RATE, rate और speed, rate को speed भी बोलते हैं, rate और speed of a chemical reaction, rate or speed of a chemical reaction is directly proportional to
rate or speed of a chemical reaction is directly proportional to, rate or speed of a chemical reaction is directly proportional to rate or speed of a chemical reaction is directly proportional to active masses, active masses, ACTIVE, active masses or molar concentrations, एक्टिव मासेस और मोलर कंसंट्रेशंस। एक काम करो, जो एक्टिव मासेस के बाद आपने लिखा है और मोलर कंसंट्रेशंस, तो और मोलर कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में बंद कर लो, जो और मोलर कंसंट्रेशन है उसको ब्रैकेट में बंद कर लो। आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस, ये लिखा है, या मोलर कंसंट्रेशन raised to the power their respective stoichiometric coefficient, raised, RAISED, raised to the power, RAISED, raised to the power their respective stoichiometric coefficient, raised to the power their respective, raised, RIASED, raised to the power their respective, raised to the power their respective स्टाइकियोमेट्रिक, STOICHI, ऐसे जानते हो ना स्टाइकियो, Stoichiometry. रेस्ट, हाँ, रेस्ट टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, है ना दोस्त, कर लिए, समझ रहे हो? सुनो, अब जैसे इस रिएक्शन में, सुनो तो, इस रिएक्शन में अगर हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रुको अभी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सुनो दोस्त, the rate of forward reaction is directly proportional to, रुकना अभी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है? रिएक्टेंट कौन है? ये है, ठीक है। तो इसके लिए हम बोलेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, यही तो कहोगे, बताओ भैया। Yes. और अगर कोई पूछे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? बी है, तो क्या बोलोगे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, यही बोलोगे? नहीं समझ में आ रहा है? Yes sir. और रुको 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 रुको, अगर यहीं पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बता, रुक जाओ, यहाँ पे यहीं पे अगर लिख दिया जाता है, सपोज करो एक कांस्टेंट के एफ, स्मॉल के लिखना, स्मॉल के एफ, और नीचे लिखा जाता है स्मॉल के बी, अरे इस एरो के ऊपर और एरो के नीचे, एरो के ऊपर लिखा जाता है स्मॉल के एफ और यहाँ पे लिखा जाता है स्मॉल के बी, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो लिख देते हैं के एफ इंटू ए टू द पावर ए, और यहाँ हटाओगे तो क्या जाएगा? के बी इंटू बी टू द पावर बी, यही तो आएगा। अरे अगर कांस्टेंट दे दिया जाए आपको, ठीक है भैया, लिखो जल्दी से, जल्दी कॉपी करो दोस्त, जल्दी कॉपी करो। Rate of forward direction is directly proportional to molar concentration of reactant raised to the power stoichiometric coefficient, और वैसे ही rate of backward direction, backward reaction is directly proportional to molar concentration of responsible reactant raised to the power respective stoichiometric coefficient। समझे भैया? ये समझ में आ गया? सुनो, लॉ ऑफ मास एक्शन, थोड़ा सा उसमें एक हल्का सा पॉइंट मिसिंग हो गया, उसको हम बता रहे हैं, उसको सुनिए। आपने लिखा है, सब लोग सुनो भैया, थोड़ा सा एक रह गया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, वो जो लिखा हुआ है उसी में थोड़ा एडिट करना है, अबे जो लिखा है उसी में वहीं एडिट कर लेना, कुछ रह गया है। फिर से पढ़िए, लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमने आपको बताया उसमें एडिट करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, एक्टिव मासेस और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल रिएक्टेंट, वो छूट गया है, ऑफ रिस्पॉन्सिबल रिएक्टेंट, फिर लिखना है रेज टू द पावर। सर ये
सर ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है? नहीं नहीं, ब्रैकेट के बाहर लिखना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, रुक जाओ, बीच में बोलने लगते हो ना तुम लोग। हम बता रहे हैं, सुनो, अभी गलती ना करो। हमें बोला है आपसे कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यह लिखा है आपने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ध्यान से सुनना, हमें पता है कहाँ पे मिसिंग है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ब्रैकेट में कहीं नहीं लिखना है, सामने बाहर निकाल के लिखना है। हम जो बोल रहे हैं उसके जहां पे मिसिंग हो वहां लिखना। शुरुआत यहां से हुई थी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस और मोलर कंसंट्रेशन, यहां से लिखना है, ऑफ रिस्पॉन्सिबल रिएक्टेंट्स। एक्टिव मासेस और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल रिएक्टेंट, एक्टिव मासेस और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल रिएक्टेंट, एक्टिव मासेस और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल रिएक्टेंट्स। फिर लिखना है वही जो लिखा हुआ है आपने उसके आगे, रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही लिखे हो। यस यहाँ पे बस ऑफ Yes, sir. लिखना था, ठीक है। अब सुनिए, जैसे ये रिएक्शन हो रही है, सुनो तो, ये रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को होने के लिए रिस्पॉन्सिबल रिएक्टेंट कौन है? ए है, समझ रहे हो? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। वैसे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जब आओगे, बैकवर्ड, तो बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है? बी, तो बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल रिएक्टेंट बी रेज टू द पावर इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया दोस्त? यहां तक लिख लिया सब लोग? अब लिखिए एट इक्विलिब्रियम, इसके बाद लिखना है एट इक्विलिब्रियम, इसके बाद लिखना एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, है ना दोस्त? एट इक्विलिब्रियम के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? रेट दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही होगी उसी स्पीड से बैकवर्ड हो रही होगी। तो वही बोल रहे हैं एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अरे स्पीड सेम हो जाती है ना, नहीं समझ रहे हो भैया? हाँ देखो Yes, sir. दोस्त, तो हम बोल रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऐसे देखो, ई क्यू ऐसे, इक्विलिब्रियम लिखेंगे ऐसे, एट इक्विलिब्रियम आर एफ इज इक्वल टू आर बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। और रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है? ये देखो के एफ है कि नहीं? अबे आर एफ क्या है? ये के एफ इंटू ए टू द पावर ए इज इक्वल टू के बी इंटू बी टू द पावर बी, यही तो है। और यहां से जब तुम करोगे के एफ, स्मॉल के एफ अपॉन के बी, इसको एक नया नाम दे दिया जाता है कैपिटल के इक्विलिब्रियम, के ई क्यू, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी टू द पावर बी अपॉन ए टू द पावर ए, ये आएगा दोस्त? सब लोग बताओ भैया। Yes, sir. लिखो जल्दी से, के एफ अपॉन के बी, स्मॉल के एफ अपॉन के बी है वो, और ये कैपिटल के इक्विलिब्रियम है, ये कैपिटल के इक्विलिब्रियम, जल्दी करो। स्मॉल के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू कैपिटल के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। जल्दी करिए सर, कॉपी कर लीजिए। हाँ हाँ करो कॉपी, बैठा नहीं हम, ये ऊपर वाला हटा रहे हैं। Yes. एट इक्विलिब्रियम ये है, कॉपी कर लो भैया। हो गया सर अब सुनो, अच्छा सुनिए, अच्छा वो स्मॉल के अलग चीजें हैं, कैपिटल के अलग चीज है। स्मॉल के जो होता था उसको अलग चीज बोलते थे, कैपिटल के अलग चीज है, ठीक है। अब सुनिए,
कोई बोले सर स्मॉल के को क्या बोलते हैं, आपने कैपिटल के को क्या बोला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले हो ना, कैपिटल के EQ लिखा है ना सब्सक्रिप्ट में EQ, तो लिखिए कैपिटल के EQ इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन। कैपिटल के EQ is known as equilibrium constant for chemical reaction. Capital K EQ is known as equilibrium constant for chemical reaction. तो स्मॉल kf जो होता है वो लिखो, स्मॉल kf के बारे में, स्मॉल kf वो होता है रेट कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। के एफ की वैल्यू जो होती है वो रेट कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, वैसे स्मॉल के बी की वैल्यू जो होती है वो रेट कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट होते हैं स्मॉल के एफ और स्मॉल के बी रेस्पेक्टिवली फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। रेट कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट होते हैं स्मॉल के एफ और स्मॉल के बी, है ना दोस्त, स्मॉल के एफ और स्मॉल के बी रेट कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। बताओ भैया आगे बताया जाए, बहुत बढ़िया दोस्त। चलो इधर देखो, हमारी बात सुनो, ये समझ गए, तो इसका मतलब है कि अब सुनिए तो, अच्छा इसके इक्विलिब्रियम को एक नाम और बोलते हैं के सी। सी सुनो पहले, ऐसे कैपिटल के और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं सी। सी का मतलब ये होता है इफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर रिटन इन टर्म्स ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशंस, मतलब प्रोडक्ट्स जो होते हैं और रिएक्टेंट को उनके मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है ना तुमने, तो इसके नीचे लगा देते हैं सी। सी बोले तो कंसंट्रेशन, तो बोलते हैं, रुको तो भैया, उसके नीचे लिखिए आप लोग, if products and reactants are mentioned, if products and reactants are mentioned in terms of their molar concentration, if products and reactants are mentioned in terms of, if products and reactants are mentioned in terms of their molar concentration, if products and reactants are mentioned in terms of their molar concentration, if products and reactants are mentioned in terms of their molar concentration, कॉमा करके लगाइए, सेमीकोलन लगा के, सेमीकोलन लगा के, the equilibrium constant is known as Kc, the equilibrium constant is known as Kc, कैपिटल K और सबस्क्रिप्ट में C, the equilibrium constant is known as Kc, कैपिटल K और सबस्क्रिप्ट में C, ठीक है दोस्त, Kc, और उसे लिख लो ऐसे, Kc is equal to molar concentration of B to the power B upon molar concentration of A to the power A, ऐसे Kc is equal to, वो जो राइट साइड में लिखा है स्क्रीन पे बोर्ड पे, ठीक है भैया। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट वाली लाइन, if products and reactants are written, या products and reactants are mentioned, if products and reactants are mentioned, if products and reactants are mentioned, if products and reactants are mentioned in terms of their partial pressures, if products and reactants are mentioned in terms of their partial pressures, if products and reactants are mentioned in terms of their partial pressures, if products and reactants are mentioned in terms of their partial pressures, semicolon लगा के लिखिए, equilibrium constant is written as Kp, ऐसे equilibrium constant is written as K और P, ऐसे P लगाते हैं, कैपिटल K और सबस्क्रिप्ट में, equilibrium constant is written as Kp, ठीक है। और सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ, Kp, ठीक है। फिर लिखो नेक्स्ट वाला, if products and reactants are written in terms of, if products and reactants are mentioned in terms of,
if products and reactants are mentioned, if products and reactants are mentioned in terms of, if products and reactants are mentioned in terms of their mole fractions, in terms of their mole fractions, if products and reactants are mentioned in terms of their mole fractions, ठीक है, फिर कोलन लगा के लिखिए, सेमीकोलन. Equilibrium constant is written as, equilibrium constant is written as, equilibrium constant is written as, ये देखो, equilibrium constant is written as k, और यहाँ सबस्क्रिप्ट में काई, ऐसे x नहीं बोलते इसको, k काई बोलते हैं, x नहीं होता. ये देखो l का टेढ़ा सा नहीं बन रहा है ये. तो देखो पढ़ने वाले लोग तो इसको x भी पढ़ते हैं, लेकिन तुम लोग काई पढ़ो तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमको भी, और से के काई बोलते हैं इसको, ठीक है. यस यस. और सुनो, समझ में आ रहा है? सुनिए, अब रिएक्शन हम बता रहे हैं आपको, सुनो तो दोस्त. सपोज करो ऐसे लिखा है ए गैसियस और बी गैसियस, रुको तो दोस्त, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो आप Kp की वैल्यू सुनो, पहले Kc क्या लिखते थे, इसका Kc क्या लिखते हो, अभी तो निकाले थे, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B अपॉन A टू द पावर A. बहुत प्यारा. Kp क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A. ठीक है, इसी रिएक्शन के लिए. और कोई बोले के काई लिख लोगे तो ऐसे काई मोल फ्रैक्शन ऑफ B टू द पावर B अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A टू द पावर A, यही तो लिखोगे भैया. तो तीनों ऐसे रिएक्शन लिख के फिर आप ये तीनों कॉपी कर लो. अबे फिर से रिएक्शन लिखो, लिख लो कि Kp लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, के काई लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, Kc लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे. ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज हैं, और ये डिपेंड करेंगे कि आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे मेंशन किया हुआ है. क्वेश्चन में ऐसे आपको मिलेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चीजें वैरी करती हैं. Kp Kc के काई, ठीक है, इन सब में रिलेशन भी होता है. Kp Kc के काई में रिलेशन भी होता है. अभी रिलेशन आपको बताएंगे, पहले अलग अलग करना, लिखना तो सीखो. Kp लिखना हो तो कैसे लिखोगे, Kc लिखना हो तो कैसे लिखोगे, के काई लिखना हो तो कैसे लिखोगे. अब कोई बोले सर Kp Kc में रिलेशन क्या होता है, अभी डिराइव करेंगे. कोई बोले के काई और Kp में क्या रिलेशन होता है, वो भी डिराइव करेंगे. सब डिराइव करेंगे. इन सबके Kp Kc के काई में रिलेशन भी होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन सबके इक्विलिब्रियम पे एक वैल्यू है. कोई जरूरी नहीं कि सेम वैल्यू हो जाए, डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन समझ में आ रहा है आप लोग को. Kp Kc के काई क्लियर है दोस्त? यस सर. बताएं, आगे बताएं. सर एक मिनट कॉपी कर लें सर पूरा. हाँ कॉपी कर लो, कॉपी कर लो तुम लोग जल्दी से. जैसे हम एक कंटेनर में ये लिख रहे हैं N2 गैसियस, इजी है तो डिफिकल्ट, NO2 गैसियस, 2NO2 गैसियस, और ये कन्वर्ट हो रहा है N2O4 गैसियस में. एक क्लोज्ड कंटेनर में ये हो रहा है. सपोज करो कोई बोले सर इसका हमको Kc कैसे लिखोगे ये बताओ. कोई बोले Kp कैसे लिखोगे ये बताओ. कोई बोले के काई कैसे लिखोगे ये बताओ. तो हम एक बार बता देते हैं, आगे तुम लोग बताओगे. सुनो, ये गिवन रिएक्शन है, देखिए ये गिवन रिएक्शन है भैया, गिवन रिएक्शन. और इस गिवन रिएक्शन का तुम्हें Kp Kc के काई, यहाँ अटेंटिव होके बैठो तुम लोग, तुम्हारा दिमाग जो लोगों का आधा इधर उधर जा रहा है ना, इधर देखो दोस्त. Kp Kc के काई, अब ये रिएक्शन का Kc लिखना है. अभी आप देखे थे प्रोडक्ट की पावर उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की पावर उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, तो लिखोगे N2O4, इसकी पावर कितनी आएगी, अबे 1, क्योंकि 1 है ना इसके आगे. यस सर. डिनोमिनेटर में क्या आएगा, NO2, इसकी पावर क्या आएगी, 2. ओह सॉरी 2 आएगी. ठीक, मोलर कंसंट्रेशन लिखा है क्योंकि यहाँ C लिखा था. ठीक, P अगर लिखा होगा क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 की पावर क्या है 1, और डिनोमिनेटर में पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर. दिख रहा है भैया स्क्वायर वाला. यस. और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 की पावर 1, और डिनोमिनेटर में
मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 की पावर 2 आएगा। कॉपी कर लो ऐसे, अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन का लिखना हो तो जल्दी करो, और हम देते हैं, और अभी करना। नोट्स अच्छे होने चाहिए तुम्हारे। अब हम आपसे बोलें कि सपोज करो आपके पास ये लिखा है N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस, और यहाँ से कंटेनर में हो रहा है 2 अमोनिया गैसियस बन रहा है। कोई बोले इसका Kp Kc KI कैसे लिखोगे? तो इसका Kc जो लिखोगे, प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है, मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 अपॉन N2 की पावर 1, और ये ऐड नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, H2 की पावर 3। अरे Kc हो गया, Kp ऐसे ही लिख के हमको बताओ क्या आएगा, और KI भी लिख के बताओ क्या आएगा। कोई पूछे इन सब में रिलेशन क्या होता है, Kp Kc KI में सब बताएंगे। है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सब कुछ इक्विलिब्रियम पे है, इन सब में रिलेशन भी होता है, लेकिन पहले आप अलग अलग लिखना सीखो, समझो इनको। तो ये जो रिएक्शन लिखी है, Kc लिख लिया इसका है क्या बेटा, क्या हो गया, क्या? तो साइन नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? कॉल घर पे गई थी? अच्छा ठीक है, जाओ क्लास से निकला करें तब समझाया करो बच्चों को, ठीक है बेटा? काहे साइन वाइन का नहीं करते हो? साले घर वाले भी खोजते हुए चले आएंगे कहाँ गया कहाँ गया। भैया कॉल जाता है यहाँ से, तुम लोग क्यों ये सब गड़बड़ काम करते हो? कॉल जाता है तो यहाँ आएगा, फिर पेरेंट को रिकॉर्डिंग भी दिखा दी जाती है, रिकॉर्ड होता रहता है CCTV में, सब कुछ तुम लोग समझते हो नहीं अभी, मतलब साले अब। सर हो गया। अच्छा, अब पेरेंट तुम्हारे बोल रहे होंगे इन लोगों को, भैया नहीं हमारा बच्चा घर से गया, अभी ये लोग परेशान हो गए, अभी देखा होगा CCTV में, तभी आ रहे हैं ये लोग। अब तो पहचान भी नहीं पाए होंगे तुमको, मास्क लगा के आते होंगे। यहाँ सब जो भैया लोग बैठते हैं एकदम तुरंत ये लोग पहचान लेते हैं। जो तुम लोग 1-2 दिन मास्क हटा के आओ, कहीं भी देख लेंगे, नाम से पहचान लेंगे तुम्हारा क्या नाम है, क्या बैच है। बहुत तेज है ये लोग। मतलब इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि देखते रहते हैं, यहाँ पे जब हो तो इनके अंडर में हो, बाकी फिर बाहर निकल के कुछ भी भूल गए थे क्या भैया? याद रखा करो दोस्त, कोई बात नहीं, सबसे भूल जाते हैं यार कोई। ये कॉपी कर लिया दोस्त, Kp Kc वाला हो गया? अरे लिखना समझ में आ रहा है, Kp Kc KI के बीच में हमने ये बोला है कि इफ products and reactants are written in terms of their molar concentrations, the equilibrium constant is known as Kc. If products and reactants are written in terms of their partial pressures, the equilibrium constant is known as Kp. If products and reactants are written in terms of their mole fractions, the equilibrium constant is known as KI. नहीं लिखोगे? देख लिया। ये पावर्स ध्यान से लगाना, नहीं तो पावर तुम खा जाओ जाके, समझ रहे हो? लिखिए। अच्छा अभी Kp Kc में रिलेशन बताते हैं। एक बात बताओ दोस्त, हम तुमसे कुछ रिएक्शंस दे रहे हैं, सपोज करो, सपोज ये करो कि हमारे पास N2O4 गैसियस है, रुकना अभी, और ये कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में, गैसियस में। सपोज करो इसका आपको Kc की वैल्यू गिवन है, Kc की वैल्यू गिवन है, Kc की वैल्यू सपोज करो 10 गिवन है, 10 20 जो भी गिवन है ना दोस्त। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये गिवन है, हम पूछना चाहते हैं कि 2N2O4 गैसियस से 4NO2 गैसियस, इसका Kc डैश की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ Kc। Kc डैश की वैल्यू Kc के टर्म्स में क्या होगी। फिर हम आपसे पूछेंगे 3N2O4 गैसियस से 6NO2 गैसियस,
Kc डबल डैश की वैल्यू Kc डबल डैश की वैल्यू Kc के टर्म्स में क्या होगी? फिर आपसे हम पूछेंगे कि 1/2 पहले देख लो, जो बातें तुम लोग एक दूसरे को समझाने लगते हो ना, अच्छा नहीं है ये। NO2 गैसियस, इसकी Kc ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या होगी? और अगर, अबे जानते हो तुम लोग, लग रहा है हमको। कैसे जानते? साला काफी तेज टाइप के लोग हो तुम लोग हैं? हमको नहीं पता था इससे। Kc ये क्या होगा? मतलब हम ये कह रहे हैं, सुनो तो कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है, उसका Kc की वैल्यू गिवन है, उस केमिकल रिएक्शन में किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? ये लोग, काफी लोग बता रहे हैं पावर से। एक्चुअली ये आगे वाले साले सब बता देते हो, बेचारे कुछ पीछे वाले जो है उनको मौका ही नहीं मिलता। कुछ पीछे वाले भी बताते हैं, लेकिन अब सबको मौका नहीं मिलता। बताने दो भैया, ऑनलाइन वाले को ये तो सन्नाटे में बैठे हैं सब। हेलो, हाँ दोस्त सुनो, इसका मतलब ये है, ऐसे करते हैं, प्रूफ देखो, प्रूफ ये Kc की वैल्यू है क्या? अगर इस Kc की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ रही है वो? NO2 की पावर 2 अपॉन N2O4। अच्छा, ये Kc डैश निकालो जरा, क्या आ रहा है? NO2 की पावर 4 अपॉन N2O4 की पावर 2। और भैया ये तो सिर्फ Kc का स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, तो इसका मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर उसकी पावर में आ जा रहा है। अब किसी को डाउट इसमें? Kc डैश जो है वो एक्चुअली में Kc जो लिखा हुआ है ना, इसका स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब हम आज के बाद क्या करेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर को उसकी पावर में, Kc की पावर 2, यहाँ पे क्या आएगा? Kc की पावर 3। यहाँ पे दोस्त 1/2 या अंडर रूट कह सकते हो। और यहाँ पे तो सुनो तो, क्या करना है तुम्हें? रिजल्ट ये लिखना है, पहले तो ये लिखना है, फिर रिजल्ट में टेक्स्ट के फॉर्म में लिखना है कि किसी केमिकल रिएक्शन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चढ़ जाता है। ठीक है, पहले इसे लिखो। अब नोट करो, इसको नोट करके वो डेरिवेशन जो ऊपर बना है उसको कॉपी करो। नोट करो, नोट करके वो जो डेरिवेशन किया है ना, वो डेरिवेशन को भी लिखना, और फिर ये Kc डैश, Kc डबल डैश, Kc ट्रिपल डैश, ऐसे करके जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को लिखो। समरी बाद में लिखना, पहले ये सब कॉपी कर लो, समरी बाद में लिखना। मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई वैल्यू होती है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, और अगर आप उस पर्टिकुलर रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में वो नंबर चढ़ जाता है। लेकिन पूरी रिएक्शन में नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये नहीं किसी रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दो। पूरे रिएक्शन में देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में वो नंबर आ जाएगा। समझे भैया? हाँ रोज, तो ये समझ में आ गया? कोई बोले ये जल्दी कॉपी कर लो भैया। हाँ, डिफरेंट पेन वेन से लिखा करो तो अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, देखो दोस्त,
कोई बोले सर आपने केसी पे किया, यहाँ केपी केपी होता तो क्या होता, अरे उसकी पावर में आ जाता। चाहे तुम केसी करो, है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी भी, केपी भी तो है, तो हमने केसी लिखा है, तुम इसकी जगह केपी करते तब भी वो पावर्स तो वही आती, चाहे केपी की पावर लिखो, चाहे केसी की पावर, चाहे के काई की पावर। समझ रहे हो भैया, कितना समझ में आ गया? तुम Yes, बोलोगे सर आप तो, हाँ ठीक है, सब लोग लिख रहे हैं, लिखो जल्दी लिखो भैया, रोज जल्दी पीछे, अरे लिखने दो अभी, कुछ लोग लिख रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हो तो केसी कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते हो तो केपी कहा जाता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखते हो तो के काई कहा जाता है ना दोस्त। कोई बोले सर ये सब तो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो इन कांस्टेंट वैल्यूज में कोई रिलेशन होगा, समझ रहे हो? तो हम आपको रिलेशन बताने जा रहे हैं, लिखिए रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी केसी बता देते हैं, फिर के काई में भी बता देंगे, एक एक करके बताएंगे ना। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी एंड केसी के बीच में रिलेशन आपको बताने जा रहे हैं दोस्त, केपी एंड केसी के बीच में रिलेशन। केपी केसी के काई लिखे हो क्या भाई? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो दोस्त, तो हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर रिएक्शन चूज करते हैं पहले, तो वो रिएक्शन सपोज करो हमने वैसे आइडियली ये वाली चूज की कि ए से ए गैसियस है कोई, और ये बी और बी मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कैपिटल ए कैपिटल बी गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट है, ये बन गई रिएक्शन। सपोज करो ये रिएक्शन है हमारे पास, है ना दोस्त। कोई बोले अगर कि भैया हम केसी लिखते हैं इस रिएक्शन का, केसी क्या लिखोगे, क्या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी लिखोगे अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए लिखोगे। ठीक, मान लिया हमने, ये मोलर स्क्वायर ब्रैकेट मतलब मोलर कंसंट्रेशन। कोई बोले ठीक है, कोई बोले अच्छा सुनो अभी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो जानते ही होगे, तो अगर हम बोलते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ, रुक जाओ, यहाँ लिख रहे हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो हम एक इसको कहीं साइड में, मतलब आप जो करने जा रहे हैं उसको तुम लोग कहीं साइड में लिखना। देखो पहले समझ लो फिर लिखना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपको पता है, रुकिए, जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप लोग जानते हो तो क्या हम P इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी कह सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को कंसंट्रेशन कह सकते हैं। तो हम P इज इक्वल टू किसी भी गैस के लिए उसका कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन C है ना इंटू आर टी कह सकते हैं। तो कहीं भी अगर हमें किसी गैस के लिए फॉर गैसियस स्पीशीज है, ये लिक्विड सॉलिड नहीं है, फॉर गैसियस स्पीशीज, कोई गैसियस स्पीशीज अगर है तो जानते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो कंसंट्रेशन किसी गैसियस स्पीशीज का हम लोग आरटी सॉरी पी अपॉन आरटी कह सकते हैं। नहीं समझ रहे हो? यस सर। तो ऐसे लिखो जरा, यहाँ अलग से कहीं साइड में कहीं कॉर्नर पे जाके लिखो इसको, किसी भी स्पीशीज का जो कंसंट्रेशन होता है, किसी भी गैसियस स्पीशीज के लिए बता रहे हैं, किसी भी गैसियस स्पीशीज के लिए उसका मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू उसका पार्शियल प्रेशर अपॉन आरटी। किसी भी गैसियस स्पीशीज के लिए उसका मोलर कंसंट्रेशन, सी बोले तो मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू उसका पार्शियल प्रेशर अपॉन आरटी। मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पी अपॉन आरटी है दोस्त, ये नहीं बताओगे? बहुत बढ़िया दोस्त, नहीं समझ लो ये कंसंट्रेशन पी बाई आर टी। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है, अच्छा ये समझ गए, रुको, अच्छा यहीं पे अगर हम आपसे केपी बोलते तो क्या तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी
अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A लिखते, ये जानते हो ना आप लोग? ठीक, ये पता है तुम्हें, KP ये पता है और KC ये पता है। अब हम एक काम करते हैं, KC में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसको पकड़ रहे हैं। इसमें हम एक काम करेंगे कि वो जो रिलेशन डिराइव किया है, हम ऐसे करेंगे कि KC हम जानते हैं, KC इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या दोस्त, ये सॉरी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन RT आएगा। तो इस Yes, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B की जगह हम ऐसे करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन RT, और इसकी पावर क्या B आएगा, और डिवाइडेड बाई इसकी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A की जगह क्या पुट करेंगे, यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन RT, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन RT की पावर क्या A आएगा। बताओ दोस्त। sir. अब देखिए, हाँ ये देखो तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी अलग कर दो, PB की पावर B अपॉन PA की पावर A इंटू RT की पावर B माइनस A। RT की पावर में गलत लिखे हैं क्या? अबे RT इधर उधर कर लिया, नहीं समझ रहा हूं। और ये KC की वैल्यू ही तो है ये, और ये इतने सेगमेंट को क्या बोलोगे, क्या ये KP है? अरे सब लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हो क्या? इतने सेगमेंट को क्या KP बोलोगे तुम? Yes, sir. तो इसका मतलब KC इज इक्वल टू KP इंटू RT की पावर B माइनस A, यही तो आएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया, KC इज इक्वल टू KP इंटू RT की पावर B माइनस A। यहां तक पहुंचो आप लोग, जल्दी से जल्दी पहुंचो दोस्त। किसी को कोई डाउट है इसमें? पहुंचो, बता रहे हैं अभी, और भी हटा दें यहाँ वाले, Sir, R की वैल्यू किस टर्म्स में लेंगे? अभी मत लो, हम बताएंगे ना आर की वैल्यू, अभी कुछ नहीं करना है, अभी बस देखो, एप्लीकेशन जब कराएंगे तब पूछना आर की वैल्यू है। अभी सुनो, ये समझ गया, KC इज इक्वल टू KP RT की पावर B माइनस A। B माइनस A क्या है, सुनो, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये कह सकते हो, या स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यही तो गैसियस है। तो सुनो, तो इसी रिलेशन को थोड़ा और बुक्स में ऐसे लिखते हैं, KC इज इक्वल टू KP RT की पावर डेल्टा NG, G फॉर गैस, और बोलते हैं डेल्टा NG को, G बोले तो गैसियस के लिए, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब इसको ऐसे बनाओ, डेल्टा NG के बारे में लिखो। अरे जो बुक्स में लिखा जाता है वो बता रहे हैं। कुछ गलत तो नहीं लिख दिए हैं? ठीक है ना? पावर में कहाँ पे? तो पहले क्यों नहीं बताते हो तुम लोग? ये हो गया A माइनस बी। सुनो भैया सब लोग, इसको A माइनस बी कर लो, ठीक? ये सुनो तो, एक मिनट कुछ ना करो, हमारी बात सुनो, पहले हमारी बात सुन लो, जब हम लिख दे तब देखना। अभी A माइनस बी है, यहाँ पे एक काम करो, A माइनस बी कर लो, तो एक मिनट, यहाँ पे तुम कर लो KP, यहाँ पे कर लो KC, और यहाँ पे वैसे ही B माइनस A ही रहने देना। अरे समझ रहे हो, KP KC पलट दिया, तो रिलेशन हो जाएगा KP इज इक्वल टू KC, ठीक है? ये सही रिलेशन है, लास्ट वाला रिलेशन एकदम करेक्ट है, ये भी रिलेशन एकदम करेक्ट है। हमने B माइनस A के टर्म्स में ही लिखा हुआ है सब कुछ, बस इस जगह पे A माइनस बी कर देना। ऑनलाइन वालों देख लिया करो भैया, थोड़ा सा तुम लोग भी। Yes, sir. Yes, देख लिया। Yes. अच्छा ठीक है, ये करेक्ट है। KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा NG, है ना?
फिर से लिखो, गलत नहीं होना चाहिए। अरे करेक्ट कर लेना दोस्त, जिनका भी गलत हुआ है। ये ए था, तो तुम लोग शुरू में क्यों नहीं बताते हो यार? तुम लोग आखिरी में बताते हो, अभी तुम डेरिवेशन ही गलत कर देते। समझ रहे हो भैया? हो गया। Kp इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, यही है ना? और सुनो अभी, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू, लिखो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, एक मिनट, हाँ, समेशन ऑफ स्टाइकोमेट, ऐसे समेशन या सम ऑफ SUM, सम ऑफ, तुम लोग वो नहीं समझ रहे हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली हम ये कह रहे थे कि तुमने एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट लिया है, हम कह रहे थे बहुत सारे अगर प्रोडक्ट हो, बहुत सारे रिएक्टेंट हो, तो सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो लिखना है आपको सम ऑफ द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ, सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस का साइन लगाओ बड़ा सा। आपको लिखना है फिर से सम ऑफ, मतलब जो हमने बोला सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। पहले क्या लिखना है? सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, पहले यही लिखना है सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, फिर माइनस साइन लगा के लिखना है सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, है ना दोस्त? यही होगा डेल्टा एनजी की वैल्यू। अब कोई बोले सर आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, अभी आपको पता लगेगा, ठीक है? वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कैसा है तो आपको करना पड़ेगा। जैसे हम कुछ लिक्विड के केस में एन की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, जब गैसियस के लिए बोला है ना, सिर्फ नहीं समझ रहे हो? अगर सॉलिड रिएक्टेंट या लिक्विड रिएक्टेंट है, हाँ बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है इसकी वैल्यू। सुनो तो, हमारी बात सुनो, रिलेशन आपको पता लग गया। हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, रुकिए, हम पूछ रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, रुक जाओ अभी, ये कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 में। बताओ इसमें Kp बड़ा है या Kc बड़ा है? एट रूम टेम्परेचर लिखो, डिकम्पोज, एक मिनट ऐसे लिखो जल्दी से, और एट 300 केल्विन, इसको मान लेना 300 केल्विन, और R की वैल्यू 0.0821 ले लो। एट 300 केल्विन R की वैल्यू 0.0821। बताओ Kp ग्रेटर देन Kc है या Kp लेस देन Kc है या Kp इक्वल टू Kc है? कौन सा करेक्ट है इसमें? मतलब कौन सा पार्ट इसमें करेक्ट है? नहीं बताओगे? पहले तो इस रिएक्शन का तुम डेल्टा एनजी बताओ कितना आएगा। बस साले, प्रोडक्ट क्या है? गैस 1, CO2 का 1, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, इसका क्या आएगा? 0। रिएक्टेंट क्या है? सॉलिड, इसका क्या लिखोगे? 0। नहीं समझ रहे हो भैया? तो हमने गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लिखा है। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। नहीं समझ रहे हो भैया? समझ रहे हैं सर। तो हाँ, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 आ गई या 0 0 है? तो Kp इज इक्वल टू क्या रिलेशन होता है? Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 है, R और T मल्टीप्लाई करोगे 1 से ज्यादा आएगा। अब 300 इंटू 0.0821 1 से ज्यादा नहीं आएगा, तो कौन बड़ा है, Kp या Kc? इतना भी नहीं कर पा रहे हो Kp है? सॉलिड का पार्शियल प्रेशर नहीं होता भैया,
ये गैस तो है। पूरी रिएक्शन में ओवरऑल पार्शियल प्रेशर तो होगा किसी का, तो उसी की वजह से पूरा प्रेशर होगा, तो केपी तो यूज कर ही सकते हैं। अच्छा रुको बता रहे हैं, एक मिनट। हाँ एक चीज मिस हो गया, ये कॉपी कर लिया आप लोग? Yes, sir. अब इनका ये कहना है, रुक जाओ, इनका ये कहना है कि सर अगर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में प्लस CO2 गैसियस में, तो इनका ये कहना है कि सर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए पार्शियल प्रेशर कैसे लिखेंगे। सुनिए, तो लिखिए ये इसे कॉपी कर लो जल्दी से, और फिर से इस क्वेश्चन को लिखो। करो जल्दी, 2 मिनट और लेंगे, 3 मिनट। मतलब हम बता दें प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के केस में क्या होता है। Kc की वैल्यू और Kp की वैल्यू, सुनिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, और ये वो कॉपी कर लियो सर कर लिया। इसे, ठीक है। इस इक्वेशन में लिखो कि ऐसे लिखो जल्दी से, लिखिए मोलर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, मोलर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर of pure solids and pure liquid, molar concentration of pure solids, molar concentration है ना, and partial pressure, molar concentration and partial pressure of pure solids, molar concentrations है ना, या and या और करके partial pressure of, molar concentration हो या partial pressure हो of pure solids and pure liquids is taken as unity, unity मतलब वन लिया जाता है, is taken as unity, is taken as unity while writing expression of molar concentration or partial pressure of pure solid and pure liquids is taken as unity, unity मतलब वन, while writing expression of Kp and Kc, while writing expression of Kp and Kc, इसका प्रूफ होता है बकायदे, हम देंगे आपको प्रूफ, इसका सबका प्रूफ होता है। लेकिन आज के बाद अगर प्योर सॉलिड आपको दिख रहा है तो उसका मोलर कंसंट्रेशन आपको वन रखना है। जैसे ये सॉलिड है, बताएंगे भैया, तो कैल्शियम ऑक्साइड की जगह हमने क्या लिखा, इसका केसी लिखोगे तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। गैस वाले का तो लिखोगे मोलर कंसंट्रेशन। प्योर सॉलिड का क्या लिखोगे, वन। यहां भी क्या है, वन। वैसे पार्शियल प्रेशर में क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और मल्टीप्लाइड बाई सॉलिड का क्या है, वन। अभी बताएंगे इसका प्रूफ भी होता है, और इसकी जगह क्या लिखोगे, वन। समझ में आ रहा भैया, इसको याद तो करो, हम बताएंगे प्रूफ इसका होता है। इनके एक्टिव मासेस की वैल्यू वन क्यों ली जाती है, वन थोड़ी होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है एक, उस कांस्टेंट को मिला के नया कांस्टेंट बना देते हैं। लेकिन अभी के लिए कम से कम पहले फैमिलियर तो कराएं तुमको, तुम एक्सप्रेशन लिखना तो सीखो पहले, जब लिखना सीख जाओगे तो प्रूफ भी दे देंगे आपको कि प्रूफ भाई हमें को पढ़ाना है, हम जानते हैं आगे कब पढ़ाएंगे इसको। अभी क्या करना, अगर कोई रिएक्शन लिखी हुई है उसमें प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड आ रहा है तो उसका मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे क्या पुट करोगे, वन। समझ रहे हो भैया, और केपी केसी का एक्सप्रेशन ऐसे आ जाएगा। बस एक काम करो, हमें कुछ हम रिएक्शंस लिख दे रहे हैं, 4-5 रिएक्शन, उनको कॉपी कर लो और आप उसमें हमको ये और सारी रिएक्शन लिखो। फॉलोइंग रिएक्शंस आर कैरिड आउट, लिखिए फॉलोइंग रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट 300 Kelvin. Following reactions are carried out at 300 Kelvin. Following reactions are carried out at 300 Kelvin, है ना। अब आपको ये बताना है, टेल वेदर Kp ग्रेटर देन Kc और Kp लेस देन Kc और Kp इक्वल टू Kc। टेल बताओ, टेल वेदर Kp ग्रेटर देन Kc और Kp लेस देन Kc और Kp equal to Kc. Tell whether Kp greater than Kc और Kp less than Kc और Kp equal to Kc. अब तुम ये रिएक्शंस लिख लो, हमको करके बता देना, आज की क्लास खत्म। बस ये लिख लो जल्दी से,
ये सब क्लोज कंटेनर में हो रही है, क्लोज कंटेनर में 300 केल्विन पे। हमको ये बता दो भैया, सारी रिएक्शंस कॉपी करो, बस क्लास अब नहीं पढ़ाएंगे, इतना करके हमको बताओ, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आपको ये बताना है, बताओ कि Kp ग्रेटर देन Kc है, Kp लेस देन Kc है। फिजिकल स्टेट जरूर लिखना, नहीं तो तुम डेल्टा एनजी निकालते टाइम गलत कर जाओगे, कहीं सॉलिड लिक्विड आ गया तो फंस जाओगे। हम रिएक्शंस लिख रहे हैं, ये सब क्लोज्ड कंटेनर में है। और सब 300 केल्विन पे हैं। आपको ये बताना है, इसमें बताओ Kp सब में ज्यादा होगा Kc से, फॉर्मूला आपको पता लग गया है, या कम होगा Kc से, क्या होगा? मतलब 6-7 रिएक्शन लिख रहे हैं, इसमें करके वही जो आपने अभी रिलेशन देखा था, टेंटेटिव आइडिया, कैलकुलेट मत करने लगना। अरे ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 तुम्हें बताना है सिर्फ। भैया फिजिकल स्टेट जरूर लिखना, ये नहीं कि तुम गैस को सॉलिड लिख लो, सॉलिड को गैस लिख लो, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर साले बन बना रहे हो, हम कह रहे हैं रिएक्शन लिखो, तुम लोग लिखते नहीं हो, इतनी क्या जल्दी है बे? अरे अगली ही तो क्लास है, चाहे हमसे पढ़ लो चाहे दूसरी वाली क्लास पढ़ लो, बात तो बराबर, पढ़ना तो ही है। फिफ्थ वाले में लास्ट में H2S है ना? H2S है, लास्ट में H2S है, ये H2S उसको फिजिकल स्टेट है भैया। फिजिकल स्टेट समझ नहीं आ रहा उसको क्या लिखा है। गैस है भैया, H2S गैस। हाफ O2 ऑक्सीजन गैस ही होती है भैया, ये ऑक्सीजन गैस ही है। ये लास्ट में हाफ O2 गैस लिखा है। इतना आप लोग करके आइएगा, हमको बताइएगा, अगर कर सकते हो तो अभी बता देना जाने के पहले। फिजिकल स्टेट जरूर लिखना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, थैंक यू, ब्रेक ले सकते हैं आप लोग। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। डाउट था। Yes, sir. अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे ठीक है।